हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी या ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो आज मैं जीतू सर आपके सामने क्लास 10th का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग पढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हमें इनके युग में जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात जिस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये आप जानना होगा। जिस समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात एक हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का अर्थ ही समझ आया। रैखिक को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब अगर कोई भी राशि होती है, जैसे एग्जांपल दे देते हैं, अगर अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ रैखिक समीकरण की, ओनली रैखिक समीकरण का, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि एक चर वाला हो कि दो चर वाला हो। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पर जैसे मैं लिखता हूं x बराबर 3, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ इस राशि में देखिए, अब यहाँ पे चर राशि दिख रहा है क्या? ये तो अचर होता है, ये चर होता है, बता दे रहे हैं। जो हमेशा x y z a b c d में ये सब क्या हमारी राशि चर होगी, और जो अंकों में होगा वो क्या होगी? अचर राशि होगी। तो यहाँ ये चर है, तो चर राशि घात कितना दिख रहा है हमें? चर राशि घात कितना दिखा? एक। अतः ये क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। अगर इसके जगह पे मैं बात करता हूँ, जैसे x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। तब भी ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये भी चर राशि दिख रहा है, ये भी चर राशि है। ठीक है, ये दोनों चर राशि है। दोनों चर राशि पे अधिकतम घात कितना? एक ही तो दिख रहा है। क्या एक से ज्यादा है क्या? नहीं। तो ये भी हमारा क्या है? चर राशि पे अधिकतम घात एक है। अतः ये भी हमारा क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। रही बात अगर हम ऐसे कर देंगे x² प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या ये भी चर, आप देखिए यहाँ पर चर राशि दिख रहा है, सिर्फ ये ओनली चर राशि है। तो इस पे चर राशि पे घात के अधिकतम एक है? नहीं है, दो है। तो ये हमारा रैखिक समीकरण क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी रैखिक समीकरण की पहचान। अब देखिए, बात करते हैं दो चर वाले, मतलब चर की संख्या कितनी होगी? दो होगी। यहाँ पर आप देख रहे सिर्फ और सिर्फ एक चर है। चर यहाँ दिख रहा है x के अलावा कुछ और है क्या? नहीं है, सिर्फ एक चर है। यहाँ पर देखिए आपको दो चर दिख रहे होंगे, एक चर हमारा x है, दूसरा चर क्या होगा? y है। देखिए लिख रहा है यहाँ पे, ये तो अचर होता है, इससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ चर राशि की अधिकतम घात देखना है और कुछ नहीं। अचर चाहे जितना भी हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये भी चर राशि है, अधिकतम घात 2 है। पहली बात, ये रैखिक समीकरण ही नहीं है, तो हम दो चर वाले और एक चर से मतलब ही क्या है? वैसे रही बात, ये एक चर है, इसमें चर कौन सी राशि? x है। x के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे ये जो सवाल दिख रहे हैं इस टाइप के होंगे। और सिर्फ ये क्या है दिख रहा है आपको? ये दो चर वाले क्या है? रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जब तक युग्म नहीं मिलेगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो युग्म मतलब इसी तरह का एक और समीकरण होगा, और उस युग्मों के प्रश्नों को हम हल करना सीखेंगे। ठीक, आज के टॉपिक पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब प्रश्नावली 3 स्टार्ट करते हैं मनोहर ऐसे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इस वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा, इसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन कहते हैं। शब्दों पर ही घुमा फिर रहेगा, इसको अच्छे से पहचानना सीख जाएंगे तो क्वेश्चनों को करना भी सीख जाएंगे। यहाँ क्या कह रहा है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पूर्व घटना बता रहा है कि मैं, मतलब आफताब खुद कह रहा है कि मैं जो हूं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, पहला ये दिया है, इससे कुछ ना कुछ बनाएंगे।
और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 2 स्थिति मिल गई। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो 2 तरह के क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन है, एक तो इस स्थिति में बीजगणितीय रूप लिखना है, दूसरा ग्राफीय रूप में। तो सबसे पहले आपको बता दें ग्राफीय रूप अभी नहीं बताएंगे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस टाइप की शुरुआत में है, उन सभी को पहले मैं बीजगणितीय रूप में बना सिखा देंगे। उसके बाद रही ग्राफीय रूप में व्यक्त करने की बात, तो मैं किसी दिन ग्राफ पेपर पे अच्छे से आपको बता दूंगा सारे क्वेश्चनों को एक साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, बीजगणितीय रूप सीखना है आज। तो आज हम बीजगणितीय रूप बताएंगे। तो देखिए 2 स्थिति बन रही है। पहली स्थिति कौन सी, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु था ना। तो सबसे पहले बात देखिए, जब पूर्व आएगा तब क्या करेंगे, जब बाद आएगा तब क्या करेंगे। तो पूर्व मतलब पहले घटना में माइनस करेंगे, बाद मतलब प्लस करेंगे तभी बाद आएगा। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन याद करिएगा। पूर्व जब कहेगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, माइनस करना है, और जब बाद की घटना बोल रहा है तो उसमें क्या करना है, आपको प्लस करना है। ये 2 चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम इस स्थिति को उठाते हैं। कह रहा 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, घटना कब की है, 7 वर्ष पहले घटना है। तो सबसे पहला काम देखिए, आपको इन दोनों की आयु मानना पड़ेगा। यहाँ आयु संबंधी क्वेश्चन है, इसे एज रिलेशनशिप क्वेश्चन कहते हैं। तो ये एज पर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहला काम, मानना पड़ेगा हमें दोनों की आयु। माना किसकी आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, ये मानना पड़ेगा x वर्ष। फिर उसके बाद कौन है, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना जाएगा, y वर्ष। ये दोनों मैंने मान लिया। ठीक है, दोनों मान लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए कभी घटना है 7 वर्ष पूर्व घटना है। पूर्व में क्या करेंगे, ये अगर आफ्ताब की इस समय की वर्तमान की एज है तो 7 वर्ष पूर्व की घटना पे कितना, 7 वर्ष पूर्व की, तो 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु, आफ्ताब की आयु। जो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितना होगा, इससे कम होगा। देखिए पूर्व के लिए माइनस होता है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 7। फिर पुत्री भी 7 वर्ष, दोनों की कंडीशन बता रहा है, तुलनात्मक प्रतीत कर रहा है ना, दोनों में तुलनात्मक कब का हो रहा है, 7 वर्ष पहले घटना में। तो 7 वर्ष पहले इसको किया तो पुत्री को भी करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, 7 वर्ष पूर्व किसकी, उसकी पुत्री का आयु। ठीक है, पुत्री लिख देते हैं, पुत्री की आयु तब कितना होगा, y माइनस 7 हो गया। ये 7 वर्ष पूर्व की घटना दोनों है। अब क्या कह रहा है, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, मैं तुमसे। ठीक है, मैं तुमसे, जब एक वर्ड कहते कहते दूसरे के वर्ड की बात चालू कर दिया, मतलब पहले मेरी बात कर रहा है मैं और दूसरी बात कर रहा है तुमसे, तो 2 कंपेयर हुआ ना, एक मैं का तुमसे। तो पहला वर्ड जब होता है ना उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर जब दूसरे वर्ड की बात आ गई तो बीच में क्या लगाएंगे, इक्वल आएंगे। तो मैं कौन है, आफ्ताब है। आफ्ताब के लिए मैंने क्या उम्र माना था, x माना था, लेकिन कब घटना है, 7 वर्ष पूर्व घटना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला कौन, आफ्ताब की ये उम्र लेंगे। तो ये लिखा क्या, इसमें डालेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, x माइनस 7। सबसे पहले इसको लिख लेना है, फिर बीच में इक्वल क्यों लगाएंगे, जैसे यहाँ कॉमा रहेगा वैसे क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। फिर उसके बाद किसकी बात है, तुमसे 7 गुनी आयु का था ना, तो तुमसे वाला कौन वर्ड है, तुमसे मतलब आपका अपनी पुत्री से कह रहा है, तो पुत्री कितनी आयु है हम बताए ना, तुरंत क्या लगा देंगे, दूसरे वाले को। जैसे ये वर्ड दिखे मैं तुमसे, तो मैं वाले को इधर, तुमसे वाले को इधर रख के बीच में क्या लगाए, इक्वल, क्योंकि ये दोनों में कॉमा लगा देंगे अपने से। ठीक है, तो वही इक्वल हो गया। इक्वल होने के बाद क्या कर रहा है, 7 गुनी आयु का था। तो कौन 7 गुनी आयु के था, जाहिर सी बात है, अगर पिता ही तो कह रहा है कि मैं ही कब, 7 वर्ष पहले तुमसे क्या 7 गुनी आयु का था, मतलब पिता बड़ा था, 7 गुनी आयु बड़ी थी। ठीक है, कब, 7 वर्ष पहले 7 गुनी थी। तो पिता यहाँ पर कौन है, ये है, ये पुत्री है। पिता खुद ऑलरेडी बड़े थे ना, तो देखिए यहाँ कंपेयर हो रहा है, तुलनात्मक बराबर में हो रहा है कंपेयर। अगर ये बड़े खुद थे और इसमें और 7 का गुणा कर देंगे तो और बड़ा नहीं हो जाएंगे,
यहाँ दोनों को बराबर करना, इक्वल इक्वल करना। इक्वल करने के लिए जिसमें कमी होती है ना उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें कमी है, पुत्री छोटी होती है, तो गुणा उसी में करना होगा जो छोटा होगा, ठीक, ताकि दोनों गुणा करने के पश्चात ये दोनों आपस में क्या बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। कितना हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7 गुणा करेंगे 7y माइनस 7 7 49, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सही रूप कैसे लिखते हैं, सबसे पहले x वाला फिर y वाला फिर अचर राशि एक साथ अलग कर लेंगे। तो यहाँ 7y किधर लाएंगे, कितना होगा x माइनस 7y इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 49 में 7 जाएगा तो माइनस कितना होगा 42। तो ये आपका पहली स्थिति होगी, ठीक, जिसको मैं समीकरण 1 बनाकर रख दिया हूँ। चलिए अब बात करता हूँ दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति कहाँ स्टार्ट हुआ है, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद घटना है, तो 3 वर्ष बाद हमें आफ्ताब को भी ले जाना पड़ेगा और उसकी पुत्री को ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे 7 वर्ष किए हैं वैसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 वर्ष बाद किसकी आयु, आफ्ताब की आयु कितना होगा, बराबर 3 वर्ष बाद घटना बोल रहा है तो कितना रहेगा, आफ्ताब कितना था वर्तमान x में प्लस 3 कर देंगे, ये हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद किसकी आयु, पुत्री की आयु कितनी रहेगी, y प्लस 3। 3 वर्ष बाद की घटना दोनों है। अब इसमें क्या फिर से प्रश्नानुसार कुछ कह रहा है, प्रश्नानुसार जो तो देखिए प्रश्नानुसार में क्या है कह रहा है, फिर से देखिए यहाँ पे, मैं तुमसे मैं कौन है, आफ्ताब। आपको 3 वर्ष बाद कितना हो गया था x प्लस 3, बीच में दूसरी की बात, एक की बात करते करते दूसरी की बात करने लगा तो इक्वल लगा देंगे। फिर तुमसे वाला वर्ड कौन है, पुत्री उसकी, y प्लस 3 हो गया। अब देखिए दोनों में किस में मल्टीप्लाई होगा, 3 गुनी आयु को कौन था, पिता ही तो कह रहा है, पिता ही तो बड़ा होगा। पिता ही कह रहा है मैं खुद तुमसे 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु को बड़ा था, तो पिता बड़ा था तो पिता में और बड़ा कर दोगे क्या, नहीं ना, बराबर करना है, बराबर करना है तो जो छोटा होता है उसमें गुणा करते हैं। तो कितना गुणा करेंगे, 3 का, क्योंकि 3 गुनी थे ना। तो यहाँ क्या रहेगा, गुणा करेंगे कितना होगा, 3y प्लस कितना होगा, 3 3 जा 9, ये हो गया। अब ये y इधर ले आएंगे तो x, 3y को इधर लाएंगे, प्लस में इधर आया, माइनस में 3y, और 9 यहाँ पर है, 3 उधर गया तो माइनस में 3, x माइनस 3y इक्वल टू कितना, 9 में 3 कितना 6। तो ये हमारी दूसरी स्थिति होगी। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्या कहा था इसमें, इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में, देखिए ये जो रूप आए हैं ये हमारे बीजगणितीय रूप में ही है, तो यही दोनों जो है युग्म है और ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, और रही बात ग्राफीय रूप वाली बात तो वो मैं बता दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 में दिया है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। तो यहाँ भी 2 स्थितियां हैं, पहली स्थिति को सॉल्व करते हैं अलग, दूसरी स्थिति को अलग। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 2 किलोग्राम सेब है, 1 किलोग्राम अंगूर है, तो इसमें कुछ 2 चीजें हैं जो बार बार आ रही हैं, एक है सेब, दूसरा अंगूर। जैसे इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, एक था आफ्ताब, दूसरा था उसकी पुत्री, तो इन दोनों को पहचानना होगा। तो एक को मानेंगे x, दूसरे को y। जब एज वाली बात होती है तो उसमें x वर्ष y वर्ष मानते हैं। यहाँ क्वांटिटी में है, किलोग्राम में है, तो सबसे छोटी इकाई किलोग्राम में क्या 1 किलोग्राम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, क्योंकि यहाँ 4 किलोग्राम तक है मैक्सिमम। तो यहाँ क्या करेंगे, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर कितना मान लेंगे, x रुपए। ठीक है, तथा इसी प्रकार क्या होगा, 1 किलोग्राम अंगूर का मान लेते हैं, अंगूर और सेब भी तो था, अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, वही y रुपए मान लेते हैं। अब दोनों मान लिए 1 1 किलोग्राम का, लेकिन हमें पहली स्थिति में कितने किलोग्राम है, 2 किलोग्राम सेब है। अगर 1 किलोग्राम सेब का मूल्य इतना है तो आप बताइए 2 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना होगा, 1 किलोग्राम इतना, 1 किलोग्राम x, तो 2 किलोग्राम में 2x। सिंपल सी बात है, बस 2 का मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 किलोग्राम पूछा तो 3x आता, समझ में आया। लेकिन यहाँ कितना पूछा, सिर्फ 2 किलोग्राम क्या है,
सेब है, सेब 2 किलोग्राम है। तो यहाँ स्थिति बनेगी, लिखेंगे प्रश्नानुसार कैसे समीकरण रूप बनेगा, बनेगा 2x 2 किलोग्राम कितना है सेब हो गया, और 1 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम अंगूर कितने का है वही y है, देखिए 1 किलोग्राम अंगूर कितना है y है, तो y भी हो गया। देखिए अब देखिए जो भी कस्टमर था ये वो 2 किलोग्राम क्या खरीदा था सेब, 1 किलोग्राम अंगूर, दोनों का मूल्य उसने कितना दिया 60 रुपए। तो दोनों का मूल्य मतलब दोनों प्लस होगा, दोनों का जोड़ा जाएगा, दोनों का मूल्य कितना दिया उसने, इस तरह लिख देंगे ₹160। कोई प्रॉब्लम इसको बनाने में नहीं ना। तो बस ये पहली स्थिति हो गई है, समीकरण नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह दूसरी स्थिति को बनाते हैं। दूसरी स्थिति में क्या दिया है, 1 महीने बाद, महीने से मतलब नहीं है, महीने बाद हो चाहे जितना भी, हमें सिर्फ इससे मतलब है दाम से। तो यहाँ क्या है 4 किलोग्राम सेब 2 किलोग्राम अंगूर, तो कितने किलोग्राम सेब है 4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में x, 2 किलोग्राम में 2x, 3 किलोग्राम में 3x, तो 4 किलोग्राम में कितना होगा 4x। तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार में इसी में लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 4x। 4x मतलब कितने किलोग्राम का मूल्य है, ये है 4 किलोग्राम सेब का मूल्य, और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y है, तो 2 किलोग्राम अंगूर में कितना होगा 2y होगा। तो यहाँ ये भी ऐड कर देंगे 2y, दोनों चीज खरीदा उसने, और खरीदने के बाद कितना रुपए मूल्य चुकाया 300 रुपए। तो ये रहा हमारी दूसरी स्थिति। इसको चाहे तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना होगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 से इसे काटेंगे तो कितना होगा 150। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी पहली स्थिति और दूसरी स्थिति 2 समीकरण बन गए, और इसी समीकरण को बस ज्ञात करना था, क्योंकि यहाँ सवाल में दिया था इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। तो मैं बताया था ना, बीजगणितीय रूप बता दे रहे हैं अभी, यही होता है, और ज्यामितीय रूप मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 2 रेल पटरिया समीकरणों इतना और इतना द्वारा निरूपित की गई है, इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि ज्यामितीय रूप और ग्राफीय रूप एक ही होता है, दोनों को मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके, अभी सिर्फ मैं बीजगणितीय रूप बता रहा हूं। ओके, तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में क्या दिया है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य कितना है 40 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल करिए। तो देखिए यहाँ पे तो हमें ग्राफीय विधि से हल करने के लिए कह रहा है ना, लेकिन देखिए जब तक हम इसे बीजगणितीय रूप में नहीं व्यक्त करेंगे तब तक ग्राफीय रूप में भी हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसे बीजगणितीय रूप बना के दिखा देते हैं, और ग्राफीय विधि को मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो कैसे होगा, यहाँ क्या लिखा है 5 पेंसिल है, मतलब 5 पेंसिल है 7 कलम है। तो यहाँ पर 2 कौन सी वस्तुएं है, एक पेंसिल है दूसरा कलम है। तो यहाँ 2 तरह की वस्तुएं, एक के लिए x दूसरे के लिए y मान लेंगे, लेकिन ये क्वांटिटी है तो यहाँ किलोग्राम में तो है नहीं, मात्रक है नहीं, तो बस लिखेंगे मूल्य में है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य, ऐसा करके दिखा देंगे। तो लिखते हैं, लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते हैं ₹x, तथा एक कलम का मूल्य क्या मानते हैं ₹y, ये मान लिया। अब जब x y मान लिया, अब करना क्या है, यहाँ कितने पेंसिल है 5, एक पेंसिल का मूल्य x तो 5, यहाँ बताया ना एक पेंसिल का मूल्य x तो 5 पेंसिल में कितना होगा 5x। ठीक है, तो यहाँ कितना रहेगा, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे कितने पेंसिल है 5 पेंसिल मतलब 5x, प्लस करेंगे क्योंकि और भी कुछ खरीद रहा है ना, दोनों का साथ में 5 पेंसिल भी खरीद रहा है, 7 कलम भी, दोनों का कुल मूल्य है, तो कुल मतलब 7 में करेंगे कुल के लिए। 7 कलम है तो एक कलम का मूल्य कितना है y, एक कलम का मूल्य y, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 कलम का मूल्य 7y होगा। तो यहाँ क्या रहेगा 7y इक्वल टू कितनी रुपीज है 50 रुपीज का है। ठीक है, ये पहला रूप हमारा तैयार हो गया, समीकरण नंबर 1। ओके, अब क्या करेंगे,
अब दूसरी कंडीशन क्या दिया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम। इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार 7 पेंसिल में क्या होगा, एक पेंसिल में कितना है x है, तो 7 पेंसिल में कितना होगा 7x प्लस 5 कलम, एक पेंसिल में y, तो 5 पेंसिल में 5 इक्वल टू कितना जाएगा 46। ये दूसरा रूप हो गया और ये समीकरण नंबर 1 2 हो गया ना। तो ये हमारा हो गया बीजगणितीय रूप और इसी को मैं ग्राफिक विधि से हल करके अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। इसमें दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली मतलब कुछ पहेली थी जिसे बोलते पजल टाइप का पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 से कितने ने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ तो बताया नहीं किस विधि से हल करना है और इसे हल करना है, तो हल में बीजगणितीय रूप बदल के उसे हल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो कौन सी चीज ऐसे है जिसके बारे में कंपेयर हुआ है बार बार। तो यहाँ लड़कों लड़कियों के बीच में कंपेयर हुआ ना, तो यहाँ 2 लोग के लिए मानना पड़ेगा, एक लड़कों की संख्या एक लड़की, क्योंकि दोनों संख्या में है। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि लड़कियों की संख्या, यहाँ कॉमा लगाइए, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अधिक कौन है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या अधिक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक है लड़की की संख्या, मतलब अधिक कौन है, लड़कियां अधिक है, ठीक, लड़कियां अधिक है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते, किसको मानना पड़ेगा, अगर हम लड़कों की संख्या x मानेंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, जुड़ जाएगा। हम मानते, सबसे पहले मानते हैं, माना लड़कों की संख्या को आप मान लेना x मानेंगे, ठीक है, और लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे, लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं y। और यहाँ कहा था क्या कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, टोटल कितने विद्यार्थियों ने 10, तो यहाँ दोनों की संख्या कितनी होगी, लड़के लड़के दोनों मिला कितना होगा 10, तो x प्लस 5 कितना रहेगा 10। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, किसके बीच कंपेयर कर रहा है, लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी है पहले y इक्वल टू लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो इधर लड़की है इधर लड़का हो गया, ठीक। अब क्या बोल रहा था, ये कौन है, लड़कियों की संख्या, कह रहा लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अधिक लड़कियां खुद है, तो इसमें क्या ऐड करके और अधिक करेंगे नहीं ना, यहाँ इक्वलिटी करना है, इक्वलिटी मतलब बराबर करना है, बराबर करना, जो कमी होती उसी में अधिक करेंगे। कमी लड़कों में है तो लड़कों में अगर 4 लड़के दे देंगे तो लड़कियों के बराबर हो जाएगा ना, कि 4 अधिक थी 40 में दे दिया, दोनों बराबर हो गए। चलिए तो एक ये मिल गया y बराबर x प्लस 4, ये 2 इक्वेशन मिल गए। इसको चाहिए तो आप और इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, या तो इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उधर होगा x और y उधर गया तो माइनस y, 4 को इधर ले आइए तो बराबर -4। समीकरण में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इन दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान ज्ञात कर लेंगे। x जो है लड़कों की संख्या है, y जो है लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 + 2 कर देते, ठीक है। यहाँ y है, गलती से यहाँ लिख दिया 4, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 + 2, 1 + 2 करेंगे। देखिए 1 क्या है, x + y = 10 है, और दूसरा क्या है, x - 5 बराबर कितना, -4 है। ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, बचे कितना 2x, और यहाँ कितना जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6, और x = कितना होगा 6/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में जाएगा, और 2 से भाग देंगे कितना होगा 3 होगा, 2 3 जा 6 होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे x बराबर कितना आया, 3 आया है, मतलब x क्या था, लड़कों की संख्या, मतलब लड़कों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई ना। अब लड़कों की संख्या कैसे ज्ञात करना है, किसी एक समीकरण रख देंगे, आ जाएगा। तो ये x बराबर 3 जब लिखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x बराबर 3 समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्या हो जाएगा, x से स्थान रख देंगे 3 + y = कितना हो जाएगा 10, y = कितना होगा 10, और 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3, y = कितना जाएगा 10 में से 3 गया 7। तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। x हमारा था लड़कों की संख्या, y हमारा था लड़कियों की संख्या, और लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से लड़कों की संख्या हो गया 3 और लड़कियों की संख्या हो गया 7,
ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भी समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। तो अगर आपको किसी प्रकार दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो लोग हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। For more videos, like and subscribe. Also press the bell icon.